मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सौलिया जी है। पिछले वीडियो में अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में बताया गया था। अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 टाइप के होते हैं, यानी इसमें 4 मदे हैं। पहला है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कन्वेंशन ऑफ 2 नंबर में है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण का प्रथा। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता की प्रथा। ये सब बता दिया गया था, तीनों पूरा विश्लेषण के साथ बता दिया। आज ये चौथा कन्वेंशन है, प्रिंसिपल है। कन्वेंशन को प्रिंसिपल भी समझिएगा। जहां हम प्रिंसिपल बता रहे हैं या लिख रहे हैं, वहां समझिएगा कि कन्वेंशन ही बता रहे हैं। तो चौथा और लास्ट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, यानी हिंदी में लिखा है अहमियत तथा अभौतिकता की प्रथा। पहले आप मटेरियलिटी का समझ लीजिए अर्थ, उसके बाद इधर चलेंगे। देखिए, मटेरियल शब्द का मतलब होता है, जिसे आप सब परिचित होंगे, भौतिक या क्या कहते हैं, नाउन के बारे में पढ़े हैं। मटेरियल नाउन, जिस वस्तु को नाप जोख तौल के प्रकट करते हैं उसको मटेरियल कहा जाता है। लेकिन यहाँ अकाउंट में मटेरियल का अर्थ है, इसका एक दूसरा ही अर्थ होता है। अकाउंट में इसका अर्थ है कि जो भी चीज, जो भी मद और जो भी लेन देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज करने वाले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग करने वाले को वित्तीय निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, उसी को मटेरियल कहा जाता है। ठीक, वे लेन देन, वे मदें जो वित्तीय विवरण के जो प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उनको वित्तीय निर्णय लेने में कुछ कठिनाई उत्पन्न करे या अननेसेसरी बोझ बढ़ाता है खाता बही पर, उसी को ये भौतिकता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मटेरियलिटी कन्वेंशन या प्रिंसिपल, दोनों एक ही है। इज द एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर। यहाँ इसका मतलब हुआ, इसमें 4 गो कन्वेंशन बताया गया है। तो आज चौथा जो पढ़ा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये इसके अपवाद स्वरूप है। फुल डिस्क्लोजर यहाँ है, इसीलिए चारों नाम लिख दिए हैं कि इसको समझाने में सहूलियत होगी। ये जो मटेरियलिटी का सिद्धांत है, वो इस सिद्धांत के एक्सेप्शन में अपवाद स्वरूप है। ये कहता है कि सभी तथ्यों को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को खोल के लिखिए, बताया गया था पहले। ये कहता है कि अनावश्यक मदों को मत लिखिए, बस यही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर, इसके ये अपवाद स्वरूप है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट्स, वह मद जिसका बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है अकाउंटेंसी पर या स्टेटमेंट वित्तीय विवरण बनाने पर, या बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, या वित्तीय विवरण को तैयार करते हैं, वित्तीय विवरण का जो लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वैसे मद जो उपयुक्त नहीं है, उनको खाता बही में नहीं लिखना चाहिए, उसके आंकड़ों को नहीं लिखना चाहिए। एंट्री कीजिए, लेकिन आंकड़ा जो है उसको मत लिखिए, इससे काम का बोझ बढ़ता है। वही लिख रहा है ये कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर हैं, उनके लिए अगर कोई मद
कम महत्वपूर्ण है या उपयुक्त नहीं है, उनके बारे में कह रहा नीड नॉट टू डिस्क्लोज, यानी बही खाता में लिखने की जरूरत नहीं है। दीज अनइम्पोर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट, कहता है कि उन मदों को, वैसे मदों को बिल्कुल छोड़ दीजिए जिसका प्रभाव खाता बही पर बहुत कम पड़ता है या उसके लिए अनुपयुक्त है, तो उसको छोड़ दीजिए, या किसी दूसरे मद के साथ मिला दीजिए, जिस मद का महत्व है उसके साथ मिला दीजिए, तो लोड कम हो जाएगा, अकाउंटिंग लोड कम हो जाएगा। अदरवाइज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवर स्टेटेड और ओवरबर्डन। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करते समय इस पर कुछ अनावश्यक बोझ आ जाएगा। इसीलिए अब इन बातों को उदाहरण के साथ समझ लीजिए। मुख्य रूप से क्या है कि वैसे मदों का लेखा नहीं करना चाहिए, वैसे मदों के आंकड़ों को नहीं लिखना चाहिए जो कम प्रभाव डालते हैं या बिल्कुल प्रभाव नहीं डालते हैं या उपयोगकर्ता के लिए अहमियत नहीं रखते हैं। वैसे लेन देन, ऐसे मदों को, ऐसे लेन देन के फिगर को या तो छोड़ दीजिए या किसी दूसरे मद के साथ उसको मिला दीजिए, ताकि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने में सहूलियत हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवर स्टेटेड हो जाएगा या उस पर बोझ अधिक पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से बताते हैं कि अगर 500 रुपए का या 100 रुपए का एक छोटा सा औजार, नट बोल्ट मटेरियल खरीदते हैं, उसका कॉस्ट है 100 रुपया, तो एक छोटे वर्कशॉप के लिए, स्मॉल वर्कशॉप जहां रिपेयरिंग का काम होता है, उसके लिए वो कोई अहमियत नहीं रखता है, अहमियत रखता है, मैंने उसके लिए जरूरी है इस लेखा 100 रुपए का लेखा करना चाहिए। लेकिन वही 100 रुपए का लेखा किसी बड़े मैन्युफैक्चरर जो है, तो जैसे स्कॉट जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाता है, वैसे कंपनियों में इस 100 रुपए का महत्व बहुत कम है। इसलिए दोनों में अंतर समझ लीजिए। छोटे रिपेयरिंग वर्क के लिए यह 100 रुपया महत्वपूर्ण है, उसका लेखा करेंगे। लेकिन बड़े बड़े कंपनियों में जहां बहुत मात्रा में बहुत हेवी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे स्कॉट बताए हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनते हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी बनते हैं, तो उसमें 100 रुपए का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको हटा दीजिए, चाहे दूसरे मद में जोड़ दीजिए। एक दूसरा उदाहरण, हर व्यापार में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन होता है, ये तो आप भी जानते हैं। तो साल भर लेन देन के बाद यदि आप क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं साल के अंत में, जितने भी आइटम हैं साल के अंत में खाता बही बंद करने के समय जितने भी मटेरियल का इस्तेमाल आप करते हैं उनका मूल्य जोड़ते हैं और जोड़ करके यही टोटल बताते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो कहां से जोड़ते हैं? जो आप खरीदे होंगे उसके लिए जो वाउचर मिला होगा उसके मूल्य से इसको गुना भाग करके निकालते हैं कि कितना बचा। तो यह मूल्य एक्चुअल नहीं हुआ, साल भर पहले आप खरीदे थे या इस समय आप हिसाब ले रहे हैं, तो अनुमानित मार्केट मूल्य पर ही आप इसका वैल्यूएशन करते हैं। ठीक, इसलिए इसके मूल्यांकन में 100 रुपया या 500 रुपया, 100 रुपया से 500 रुपया तक अगर अंतर पड़े तो इसको अहमियत नहीं देना चाहिए। कह रहा है यह सिद्धांत कि क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में अगर आप 100 रुपया का अंतर पाते हैं तो इसको अहमियत मत दीजिए और खाता बही में मत लिखिए यह अंतर पड़ा। लेकिन
अगर वही खाता बही बंद करते समय साल के अंत में, इसके बारे में तो सुन लिए, क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन में 100 रुपए का अंतर है, तो इसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यह अनुमानित फिगर है, सही बाजार मूल्य नहीं है, जब खरीदे हैं उस समय का मूल्य नहीं है। इसलिए इसमें 100 रुपया 500 रुपया तक अंतर पड़े तो इसके लिए यह एक छोटी राशि है, इसका लेखा मत नहीं करना है। लेकिन साल के अंत में यदि आप कैश मिलाते हैं कि गला में कितना कैश है, और खाता विवरण के हिसाब से जब कैश गिनेंगे, अब इसमें 100 रुपया का अंतर पड़ेगा, 100 से 500 का अंतर पड़ रहा है, चाहे कुछ भी 100 रुपया भी अंतर पड़े, 5000 पड़े, तो यह माने रखता है, इसका अहमियत है, इसका मतलब है कि रुपया कोई गमन किया है, ठीक है। इसलिए कहता है कि यह कोई माने नहीं रखता है, इमटेरियल है, और यह महत्वपूर्ण मद है, इसलिए इसको मटेरियलिटी के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। समझ गए होंगे? आगे बढ़ते हैं। इसी आधार पर खाता बही जब बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है, उस समय फाइनल अकाउंट या किसी भी वित्तीय विवरण का साइज बड़ा लंबा होता है, बहुत सारे आंकड़े लिखने पड़ते हैं, उनका जोड़ घटाव करना पड़ता है। तो इस नर्म में बताया गया है कि साहब सारहीन जो मद है, सारहीन, सारयुक्त, माने इसी को कहिएगा मटेरियल और इमटेरियल, उसी के लिए शब्द एक और शब्द नया है, सारहीन, सारयुक्त। अगर नहीं समझ में आवे तो इसी शब्द को लेते हैं। मान लिया आप ये फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट में तो मिनिमम 100 आइटम्स हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये बड़ा बड़ा आइटम होगा, और उसके बाद छोटा छोटा भी आइटम होगा, वेजेज, मशीनरी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह वगैरह होते हैं, इसमें छोटे बड़े सब हैं। लेकिन छोटे मद जो होते हैं, इनका रकम जो है, इनका इस आइटम का जो रकम है, वो जनरली कहीं कहीं पैसा मिलता है, जैसे 100 रुपया, और कहाँ मिलेगा यही 100 रुपया 50 पैसा, 101 रुपया, इसी पर इतना समझ लीजिए। 100 रुपया है तो ठीक, सैकड़ा के नियरेस्ट टू 100 है, ये लिख सकते हैं। लेकिन 150 पैसा ये थोड़ा बोझ बढ़ा रहा है, ठीक, या 40 पैसा हो, इससे भी काम करने में दिक्कत महसूस होता है, जोड़ घटाव करने के लिए ये 2 लाइन बढ़ गया। तो यही कहता है कि साहब बोझ को कम करने के लिए इसको नियरेस्ट 100 में बदल दीजिए और इसको हटा दीजिए। जैसे नियरेस्ट 100 का मतलब होता है 100 का 100, इसको छोड़ेंगे क्यों? इसके लिए एक नियम है, 1 रुपया से आधा हो तो छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, और 1 रुपया के आधा से ज्यादा हो, यदि 50 पैसा हो, 60 पैसा हो, कुछ भी, तो हटा देंगे और इसमें 1 रुपया बढ़ा लेंगे, इसमें 1 रुपया बढ़ा लेंगे। ये नियम है, ये नियम निकाला गया है। इस प्रथा के अनुसार ये सुविधाजनक बताया गया है कि साहब इससे लोड कम पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते समय जो आंकड़ा है, आंकड़ा का लोड कम हो जाएगा। अब एक और चीज देखिए, 101 रुपया है कहीं, तो 101 अगर कहें कि 100 या 10 के 100 के सन्निकट निकालिए, नियरेस्ट टू 100, तो 100 ही होना चाहिए, किसी भी जोड़ में 100 500 माने 1-2 नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, देखिएगा 10 के आधा से 10 के आधा 5 होता है, 5 से कम हो तो हटा दीजिए और इसके बदले में बिल्कुल मत जोड़िए इसमें, और अगर ज्यादा हो
तो जोड़ दीजिए, या इसको छोड़ के एक और है, इसको छोड़ के 100 ही रुपया लिख दीजिए। हाँ, 100 रुपया, केवल 100 रुपया लिख दीजिए, तो बर्डन कम होता है। पैसा छोड़ दीजिएगा, अगर 100 के ये नियरेस्ट मानता है तो ये रुपया भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 101 का 100 में अंतर होता है, जोड़ने में सहूलियत होता है। ठीक, आप इसको समझ गए होंगे। और यह फैसला लेते समय इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा मद या कौन सा उसका रकम सारयुक्त है, सारयुक्त मतलब मटेरियल है, और कौन सा सारहीन है यानी मटेरियल है, ये अकाउंटेंट पर निर्भर करता है, यह लेन देन के नेचर पर निर्भर करता है। ठीक, इसी तरह से खर्चट्ठे नहीं कर देंगे, इसका नियम है, उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।